तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये अभी पहला पार्ट है, बिगिनिंग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से आप लोग सुन लें, DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में न्यूक्लिक एसिड DNA ही पाया जाता है। एक्सेप्शनल केस है वायरसेस का। वायरसेस में RNA भी न्यूक्लिक एसिड के रूप में किसी वायरस में पाया जाता है और DNA भी न्यूक्लिक एसिड के रूप में किसी वायरस में पाया जाता है। अब हम लेंथ ऑफ DNA के बारे में अध्ययन करेंगे। बैक्टीरियोफेज 174, ये X174, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है और इसमें जो बेस पेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 5386। दूसरा हम ले लेते हैं बैक्टीरियोफेज लेमडा। इसमें जो बेस पेयर होता है 48,502 बेस पेयर। एक हम लोगों के इंटेस्टाइन में यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। इस ई कोलाई बैक्टीरिया में जो टोटल नंबर ऑफ DNA में जो बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है। ह्यूमन हेप्लॉइड सेल में, यानी ह्यूमन हेप्लॉइड सेल का मतलब होता है 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर DNA में होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और जब वही डिप्लॉयड कंडीशन कर देंगे तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 6.6 × 10⁻⁻10 बेस पेयर डिप्लॉयड कंडीशन में हो जाएगा। तो ये तो जो है लेंथ ऑफ DNA के बारे में रहा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। जिस प्रकार से प्रोटीन जो है मोनोमर का बना होता है जिसे एमिनो एसिड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मोनोमर का बना होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, फैट्स भी मोनोमर का बना होता है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं। ये मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। उसी प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, वो न्यूक्लिक एसिड्स होता है, वह न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। इसकी जो यूनिट होता है उस यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड
एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, ये आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ये बीच में जो बॉन्ड बनता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसके द्वारा जुड़ा रहता है। ये न्यूक्लियोटाइड भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये 3 ग्रुप ऑफ कंपाउंड के बने होते हैं। पहला है पेंटोज शुगर। ये जो पेंटोज शुगर होता है 5 कार्बन शुगर, यह डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसको समझ लें आप लोग। हम इनके नंबरिंग ऑफ कार्बन को जो है, जहाँ से ये बेस जो है जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, वहाँ से इसकी नंबरिंग की जाती है। तो ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हुए। इसी तरह से इसका भी 1 2 3 4 और 5 कार्बन। दोनों में अंतर क्या है? जो आप सेकेंड नंबर का जो है कार्बन यहाँ देखें, तो सेकेंड नंबर के कार्बन पर राइबोज शुगर में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, और यहाँ डीऑक्सीराइबोज में केवल हाइड्रोजन है, वो जो है निकल चुका है। तो इसी नाते इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी, ऑक्सीजन के निकल जाने से डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये दोनों में, ये आरएनए में पाया जाता है और ये डीएनए में पाया जाता है। तो पहला तो हो गया नाइट्रोजनस, वो पेंटोज शुगर के बारे में। दूसरा है आपका नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस दो ग्रुप में बांटते हैं। ये है प्यूरीन, हाँ, ये डबल रिंग का होता है। जैसे यहाँ प्यूरीन को हम दिखाएं, अभी बता रहे हैं, ये डबल रिंग का होता है। और ये 2 होते हैं, एक है एडेनिन और दूसरा है गुआनिन। ये डबल रिंग का होता है। यहाँ दिखाए हैं, देखो ये एडेनिन को दिखाए हैं, एक छोटा रिंग ये होता है और एक बड़ा रिंग होता है। तो ये डबल रिंग का होता है। गुआनिन भी एक छोटा रिंग और एक बड़ा रिंग, तो ये गुआनिन है। बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोगों को ये डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा। और बी है प्यूरीन के बाद पायरीमिडीन। ये पायरीमिडीन भी 2 तरह के होते हैं। ये सिंगल रिंग के होते हैं, साइटोसिन, और दूसरा है थायमिन। ये सिंगल रिंग के होते हैं। देखो यहाँ थायमिन, ये सिंगल रिंग दिखाया गया है, और ये साइटोसिन है, सिंगल रिंग दिखाया गया है। तो ये नाइट्रोजनस बेस हैं। अब अगर आरएनए के बारे में डिस्कस कर लें, तो ये जो फिर पायरीमिडीन बेस थायमीन है, तो ये डीएनए में तो होता है, लेकिन जब आरएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, तो ये थायमीन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। यानी आरएनए में यूरेसिल होता है, थायमीन नहीं होता है, और डीएनए में थायमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। अब इसके बाद जो है, ये तो पहला हो गया पेंटोज शुगर, दूसरा हो गया नाइट्रोजनस बेस, और ये तीसरा है
फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल का जो है H3PO4 इसका जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये फास्फोरिक, ये तीन चीज़ों से मिल करके एक नाइट्रोजनस बेस, इन चारों में से कोई एक रहेगा, एक पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगा और एक फास्फेट ग्रुप फास्फोरिक अम्ल रहेगा। ये मिल करके जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड एक टर्म आता है, इसको भी समझ लें कि अगर फास्फेट ग्रुप, ये न्यूक्लियोसाइड ये केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। माने दो चीज़ों का केवल न्यूक्लियोसाइड बना होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जब इसमें फास्फोरिक अम्ल फास्फेट ग्रुप जुटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। और अगर जो न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट ग्रुप को निकाल दो तो केवल बच जाएगा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पूछता है, तो केवल यही बताना है कि न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और तीसरा फास्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप नहीं होता है, केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। क्लियर हुआ? अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चैन का निर्माण होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ बनाए हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, यानी कि आपस में ये न्यूक्लियोटाइड जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके ये जो बैकबोन इसका बनता है न्यूक्लियोटाइड चैन का, वो पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप के जुड़ने से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और इसके द्वारा ये बैकबोन का निर्माण होता है। और जो नाइट्रोजनस बेस होता है जो हैंग कर जाता है, वह ये जो इस तरफ जो है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड बनता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये दोनों श्रृंखलाओं को देखो तो ये दोनों श्रृंखलाओं की जो पोलैरिटी होती है, ध्रुवता, वो अपोजिट होती है। यानी यह श्रृंखला देखो तो अंतिम सिरा यहाँ दिखाया गया है 5 एंड है फास्फेट और इसका जो लास्ट सिरा है 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो ये श्रृंखला जो चैन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में जा रही है और ये दूसरी श्रृंखला इसके ठीक एंटी पैरेलल होती है। और ये देखो ये ऊपर की तरफ 5 से 3 डायरेक्शन या नीचे की तरफ कह लो तो 3 से 5 डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं और इनके बीच दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये इनके बारे में स्ट्रक्चर रहा। अब हम डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। इस डबल हेलिकल डीएनए के मॉडल को वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। फ्रैंकलिन के, विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी के
फलस्वरूप, और ये जो डबल हेलिकल मॉडल है, ये जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं, ये एक दूसरे से ऐसे सर्पिला क्रम, ये राइट हैंडेड डीएनए हैं जिसे हम बी डीएनए कहते हैं। डीएनए भी उनके कॉइलिंग के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए। और ये जो श्रृंखला विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जो देखा था और वो मॉडल दिया था, यह बी डीएनए का मॉडल है। ये यहाँ से शुरू हुआ और फिर यहाँ पर जो है एक कॉइलिंग हुआ, तो इसकी जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर, यहाँ तक ये एक कॉइलिंग हो गया। और यहाँ से लेकर के और ये 20 एंगस्ट्रॉन, यहाँ तक की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और इस 20 एंगस्ट्रॉन के बीच में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तब इसके ए के साथ जो है वो थाइमिन मिलेगा और इनके बीच जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर ये थाइमिन के साथ फिर एडेनिन आएगा, ये भी। फिर साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर थाइमिन के साथ एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर। अब पर ये 2 बेस पेयर हैं, इनके बीच जो है कितनी दूरी होगी? तो ये दूरी होगी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम गिन लेते हैं कितने बेस पेयर हैं। तो ये 10 बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का 34 में डिवाइड कर देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉन आएगा। या नैनोमीटर में डिवाइड करेंगे तो नैनोमीटर में ये आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो ये 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है। और ये दोनों एक, अगर जो ये हमने बताया भी था कि ये 3 to 5 डायरेक्शन में अगर जो एक श्रृंखला जा रही है तो दूसरी श्रृंखला जो है वो 5 to 3 एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है।
इसको अगर जो हम कल्पना करें तो आप लोग जो है बांस की सीढ़ी देखे होंगे, लेडर, उसको अगर जो हम रबर टाइप का मान लें तो ये दोनों जो पिलर्स हैं वो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा शुगर और फास्फेट के जुड़ने से बनते हैं, और जो बीच वाला जिस पर पैर रख करके हम ऊपर चढ़ते हैं ये नाइट्रोजनस बेस के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उनके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो ये एकदम हूबहू सीढ़ी के समान संरचना है। अंतर ये है कि वो स्पाइरल नहीं हो सकता है, और अगर जो हम उस सीढ़ी की कल्पना जो है रबड़ की सीढ़ी से कर दें तो उसको ऐसे राइट हैंडेड कर दें तो उस तरह का ये स्ट्रक्चर डीएनए का दिखाई देता है। यही जो है वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया था। इरविन चारगाफ्स ने डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के पेयरिंग पर जो है एक रूल दिया था जिसे चारगाफ रूल कहते हैं। इस रूल के अनुसार पहला है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन is equal to thymine and amount of guanine is equal to cytosine। दूसरा उन्होंने जो नियम दिया कि एडेनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा गुआनिन से जुड़ता है। और जो उनका तीसरा लॉ है कि प्यूरिन अपॉन पिरिमिडिन अर्थात ए प्लस जी एडेनिन प्लस गुआनिन अपॉन पायरिमिडिन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। प्यूरिन अपॉन पिरिमिडिन इज इक्वल टू 1 ये रेशियो आता है। तो ये तीन नियम जो है इरविन चारगाफ ने दिया था। पहला है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। दूसरा है कि एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और तीसरा नियम है कि प्यूरिन अपॉन पिरिमिडिन अर्थात ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 ये रेशियो 1 आता है। अब हम आपको बताएंगे सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हमें प्रोटीन सिंथेसिस के समय डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का जो कोड डीएनए का होगा वो आरएनए के अनुसार जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी, वैसे अमीनो एसिड आकर के जुड़ेंगे और प्रोटीन बनेगा। वायरसेज में चूँकि किसी वायरस में न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, तो आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
कहलाता है। तो ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अब आगे हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अब हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आप लोग जैसा कि सुने हैं कि ह्यूमन हैप्लॉयड क्रोमोसोम में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 3.3 इंटू 10⁻⁹ होता है, और डिप्लॉयड कर देंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगुना कर देंगे। तो इतनी लंबी जो है डीएनए की लंबाई हो जाएगी अगर जो उसको खोल दिया जाए। तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से सूर्य तक और सूर्य से यहाँ तक की लंबाई जो है नापी जा सकती है, इतने लंबे। अब उतने लंबे डीएनए को कैसे जो है क्रोमोसोम के अंदर व्यवस्थित किया गया है और फिर वो कैसे जो एक छोटे से न्यूक्लियस में व्यवस्थित है, इसी प्रक्रिया को पैकेजिंग कहते हैं। जैसे आप लोग कपड़ा जो है तितर बितर करके जो है किसी सूटकेस में रखें तो वो जल्दी भर जाता है, और जब उसी कपड़े को हम फोल्ड करके जो है तरीके से जो है अगर जो रखते हैं तो उसमें ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। तो यही प्रक्रिया पैकेजिंग कहलाता है। तो पहले हम प्रोकैरियोट के पैकेजिंग को देखेंगे। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को, जो प्रोकैरियोट्स, उनमें पैकेजिंग जो है, ये तुम लोग जानते ही होंगे कि प्रोकैरियोट्स में कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल एक सर्कुलर डीएनए जो पॉजिटिवली हिस्टोन प्रोटीन से जो है वो जुड़ा रहता है। चूँकि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिवली हिस्टोन प्रोटीन से कुछ जुड़ा रहता है, और डीएनए एक जो है लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्म में बनाता है, क्योंकि इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म तो डायरेक्टली ये साइटोप्लाज्म में होता है। उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाता है। अब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट देखेंगे। यूकैरियोट्स, इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। अब एक वैज्ञानिक थे रॉजर कोर्नबर्ग, इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहता है, और इसको जो है बीडल और टाटम ने बताया कि ये बेडेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मोतियों की माला होती है, तो अगर हम एक मोती को जो बेड को जो है हम न्यूक्लियोसोम मान लें, उस एक ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, तो जैसे कोई माला बनता है तो ये ऐसे करके जो है तो ये जो बेड है मोती है उसको जो न्यूक्लियोसोम जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और ये जो बीच में स्ट्रिंग है यह और इसके चारों तरफ भी रहेगा, तो इसको हम डीएनए तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो बीडल और टाटम ने बताया, न्यूक्लियोसोम नाम आउटडेट ने दिया था। अब इसके एक न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। इसमें जो कोर होता है, जो अंदर का भाग होता है, वह कोर जो है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यह हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 4 तरह के होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, और प्रत्येक के 2-2 होते हैं। तो इस प्रकार कुल 8 हुए। तो इसलिए जो है ये ऑक्टामर होता है,
ये जो कोर होता है ये कोर ऑक्टामर होता है हिस्टोन प्रोटीन के, क्योंकि ये 4 जो तरह के जो हिस्टोन प्रोटीन हैं प्रत्येक के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए कुल 8 हुए, तो इसको हम ऑक्टामर कहते हैं। अब इसके चारों तरफ जो है डीएनए जो है लिपटा रहता है, और लगभग इसकी जो कॉइलिंग होती है वह 1:3/4, और इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो है डीएनए के होते हैं 200 बेस पेयर। अब ये जो न्यूक्लियोसोम ऐसे जो है, और फिर इनको प्लगिंग करने का काम H1 हिस्टोन के द्वारा होता है, फिर इससे आकर के दूसरा न्यूक्लियोसोम जुड़ेगा, फिर इससे तीसरा जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसोम जो है आपस में ऐसे जुड़ते जाते हुए 3 नैनोमीटर का जो है वो ये क्रोमेटिन थ्रेड बनाते हैं, और फिर ये और कॉइल होकर के सोलेनॉइड मॉडल बनाते हैं। सोलेनॉइड मॉडल जब ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो जाती है, फिर इनकी सुपर कॉइलिंग होती है तो क्रोमेटिन बनता है, फिर क्रोमेटिन के अंदर सुपर कॉइलिंग होती है तो और कंडेंस्ड होता है, तो क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की पैकेजिंग यूकैरियोटिक डीएनए में देखी जाती है। अब नेक्स्ट हम हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में ब्रांच बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ये इंटरफेज स्टेज में सेल डिवीज़न के हम देखते हैं, तो ये इसकी जो कॉइलिंग होती है वो हल्की कॉइलिंग होती है, और इसकी डेंस कॉइलिंग होती है। हेट्रोक्रोमेटिन की डेंस कॉइलिंग होती है। दूसरा अंतर है कि अगर बेसिक डाई फ्यूज़न रिजेंट में हम रंग इसको कलरिंग करते हैं, तो यूक्रोमेटिन का जो भाग होता है जिन्हें को हल्का कलर लेता है और लाइट कलर, और ये जो है गहरा कलर डार्क जो है स्टेन लेता है। तीसरा अंतर है कि यूक्रोमेटिन में रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस नहीं पाया जाता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में टैंडम रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है। वो आगे चल करके हम बताएंगे कि इस टैंडम रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस की अहमियत या इम्पॉर्टेंस जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आएगा। और नेक्स्ट जो अंतर है कि ये जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टली यानी ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये डीएनए वो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस हुआ।